आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को मेरी? यस मैम। क्लियर है आवाज? यस मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं ना। तो ये जो आपका चैप्टर था, ये चैप्टर रिलेटेड था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने पहले हार्डवेयर देखा, उसके बाद हार्डवेयर के बाद हमने दो पार्ट्स देखे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बायोस सेटअप तक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्राइमरी गोल, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So operating system is the primary goal of operating system is to make the computer system convenient and efficient to use. Okay, because operating system will control all the hardware part. सारे पार्ट्स हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है. तो वो एक हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने सिस्टम को एफिशिएंट और कन्वीनियंट यूज कर सकते हैं. ठीक है. An operating system ensures that the system resources such as CPU, memory, IO devices are utilized efficiently. ठीक है. तो कई बार हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, कई बार हमारी जो साइकिल्स होती हैं वो CPU बाउंड होती है, कई बार हमारी IO बाउंड होती है. IO बाउंड मतलब कुछ प्रोग्राम्स हमें इस मतलब करेंटली CPU को एक्सेस कर रहे होंगे कैलकुलेशन करने के लिए, और कुछ प्रोग्राम कहीं पर इनपुट ले रहे होंगे, कहीं पर आउटपुट दे रहे होंगे. ठीक है. तो बहुत सारे ऑपरेशन कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली होती हैं. ठीक है. तो इस टाइम पे हमारा जो डिसाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि ये सारे रिसोर्सेज कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करें. कि अगर कोई प्रोग्राम है तो वो कौन सा प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी में रहेगा, कौन सा प्रोग्राम सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोग्राम इनपुट करेगा, कौन सा प्रोग्राम आउटपुट करेगा. तो इफ यू आर परफॉर्मिंग सो मेनी ऑपरेशंस टुगेदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्विच द कंट्रोल. ठीक है. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मेनी सर्विसेज रिक्वेस्ट ऑन द वेब सर्वर एंड ईच यूजर रिक्वेस्ट नीड टू बी सर्विस्ड. ठीक है. अगर हमारे किसी सर्वर पे बहुत सारे यूजर रिक्वेस्ट करते हैं और सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, तो क्या करना होता है. सिमिलरली there may be a program residing the main memory, therefore the system needs to determine which program are active and which needs to wait for IO operations. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे CPU बाउंड होते हैं, कुछ IO बाउंड होते हैं. तो कहीं पे हमें इनपुट लेना है, कहीं पे हमें आउटपुट लेना है. तो इन सारे प्रोग्राम्स का मिक्स टुगेदर करके इनकी जो शेड्यूलिंग है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना है, कौन सा मेन मेमोरी में डिसाइड करेगा, कौन सा करेंटली इन एग्जीक्यूशन है. तो हमारे कंप्यूटर का जो भी मल्टीपल टास्किंग वाला टास्क होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डिसाइड होता है. देन वी हैव द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू एनालाइज, configure, optimize and maintain the computer system. Some of them are listed below. The disk fragmentation, disk checker, disk cleaner, disk space analyzer, disk partition, backup utility, disk compressor, file manager, system profiler, antivirus utility, cryptographic utility, launcher applications, registry cleaner, नेटवर्क यूटिलिटीज, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये जितने भी टाइप के ये सॉफ्टवेयर जिनके मैंने नाम लिए, ये सारे किस टाइप के होते हैं. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं.
ये हमारे किस लिए यूज होते हैं कि हमारे एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द सिस्टम। ठीक है, मेंटेन जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन, आपको डिस्क को फ्रेगमेंट करना है तो मतलब पार्टीशंस करने हैं, तो डिस्क को क्लीनिंग यूज करना है तो डिस्क क्लीनिंग यूज करते हैं। डिस्क चेकर इज यूज, मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है ना उससे रिलेटेड ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आपको पार्टीशन करना है, पार्टीशन यूज करेंगे। बैकअप मेमोरी हमने पढ़ा था, तो बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होता है टू क्रिएट द बैकअप। तो ये हमारे सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देन इसके बाद हमारे पास एक होता है ट्रांसलेटर। ठीक है, कंपाइलर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड रिटन इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल language consisting of 1 and 0 form. The resulted code is 1 and 0 known as object code. जब मैंने आपको C पढ़ाया तब भी मैंने बताया कि आपका C प्रोग्राम जो है पहले सोर्स कोड होता है, देन ऑब्जेक्ट कोड, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है। तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारा क्या करता है, सोर्स कोड को हमारा मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी चीजें जो हमारे एक कोड को दूसरे कोड में ट्रांसफर करती हैं उनको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो एक कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो किसको ट्रांसलेट कर रहा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो आपके 1-0 के फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा हमारा इंटरप्रेटर होता है। Like the compiler, the interpreter also convert machine level language instruction into the machine level language instructions into the machine level language. ठीक है, तो कई बार हमारे क्या होते हैं, जो मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, जैसे ऐड करना है तो रजिस्टर ऐड प्लस ए और बी। ए और बी हमारे रजिस्टर्स होते हैं जो सीपीयू रजिस्टर होते हैं, और ऐड हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है 1 और 0। तो इंटरप्रेटर का ये वर्क होता है कि जो हमारे मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म व्हिच इट देन एग्जीक्यूट। यूजुअली अ कंपाइल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फास्टर देन ए इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो हम जब प्रोग्राम को कंपाइलर से करते हैं तो वो फास्टर होता है, इंटरप्रेटर से वो स्लोअर होता है, पर समटाइम्स इंटरप्रेटर्स भी यूज होते हैं जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस को हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक और प्रोग्राम होते हैं असेंबलर। असेंबलर टेक्स एन असेंबली language program as an input and gives a code in a machine level language. ठीक है, and also called object code as an output. ठीक है, तो there is 1-to-1 correspondence between assembly language code and the machine language code. तो कुछ हमारे कोड जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं, उनको हमारा मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होते हैं। ठीक है, तो असेंबलर विल गिव अ लिस्ट ऑफ एरर, वो चेक करता है, अगर कोई एरर होती है तो वो हमें बता देता है। जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है असेंबली कोड से वो फ्री फ्रॉम एरर्स होती है, उसमें एरर्स नहीं होती। तो हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर कोई भी हो, जब हम उसमें अपना सोर्स कोड पास करते हैं तो अगर कहीं पर भी एरर होती है तो वो हमें एरर को शो कर देता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम एरर को रिमूव कर लेते हैं। फिर ये जितनी भी चीजें हैं इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देती है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन का एक इक्विवेलेंट आपका 1-0 फॉर्म होगा। जो 1-0 फॉर्म होगा वही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, उसी को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, वो सभी आपके जो है प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और इस वजह से इनको ट्रांसलेटर कहते हैं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। Then we have a linker also. Linker is actually linker एक बाइंडर की तरह वर्क करता है। It's a linker program that combine object module to form an executable program. ठीक है, जैसे मैंने आपको C प्रोग्राम में बताया कि पहले सोर्स कोड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड होता है, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। तो हमारे लिंकर का क्या वर्क होता है कि आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमारे सारे मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करके उनको एक लिंक एस्टैब्लिश कर दें। ठीक है, जैसे हमारा सी का प्रोग्राम है तो उसमें हम हेडर फाइल्स लिखते हैं, तो उन हेडर फाइल्स को हमें क्या करना होता है, जब वो लिंकर से पास होती है तो उनकी डेफिनेशन इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, आपने तो सिंगल हेडर फाइल लिखी, पर हेडर फाइल की डेफिनेशन कहीं और डिफाइंड है सी कंपाइलर में। ठीक है, तो जब हमारा प्रोग्राम लिंकर के थ्रू पास होता है तो हमारी हेडर फाइल्स किससे रिप्लेस हो जाती है, उसकी डेफिनेशन से। वो ऑटोमेटिकली जो कोड और मॉड्यूल है वो उसमें जाके लिंक हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ लिंकर
to combine the various modules. Then we have a loader. A loader is a special program that copies program from a storage device to main memory when they can be executed. Most loader are transparent to the user. ठीक है, तो लोडर आपके वो प्रोग्राम है जो आपके प्रोग्राम को कॉपी करेंगे कहाँ से, स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस से मेन डिवाइस में. ठीक है, मोस्ट लोडर है ट्रांसपेरेंट को यूजर का मतलब ये है कि यूजर को नोन नहीं होगा. ये यूजुअली लोडर इज अ पार्ट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग. ठीक है, लिंकर एंड लोडर का जो पर्पस होता है, लिंकर जो है वो लिंकिंग कर देगा, लोडर आपके प्रोग्राम को लोड कर देगा. Then we have a debugger also. Debugger tools are commonly known as debuggers and used to identify coding error at different stages of the program development. कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रोग्राम कंपाइल कर दिया, रन हो गया, उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि हमारे डीबगर्स की नीड होती है. तो वो क्या करते हैं, कुछ आपके प्रोग्राम के पार्टीशंस को टेस्ट करते हैं. मतलब आपका अगर कोई बिग सॉफ्टवेयर है तो इट विल कंटेन 1000 लाइन्स ऑफ कोड. ठीक है, तो उन 1000 लाइन ऑफ कोड्स को अगेन आप जो है उसको एग्जीक्यूट करें. उससे बेटर ये होता है कि हम डीबगर्स यूज करते हैं. उसमें क्या होता है कि जो इस पार्ट ऑफ पोर्शन में हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, हमें वो पोर्शन पता चल जाता है और हम फिर उसको ही डीबग कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ डीबगर. ये सारे तो आपके थे सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एम्प्लॉयज द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली टू परफॉर्म अ यूजर डिफाइंड टास्क. ये जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होंगे, आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे सारे, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे. लाइक आपने कुछ वर्ड करना है, पीपीटी यूज करना है, पीडीएफ बनाना है, कैड यूज करना है, जो म्यूजिक के जितने प्लेयर्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, ऑपरेशनल सिस्टम के स्टैटिस्टिक्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन सोचिए और वो अगर कोई डिजायर्ड टास्क कर रही है तो दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. आप जो भी एक सॉफ्टवेयर सोचेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजुअली ऑल अदर सॉफ्टवेयर आर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो हाउ वी एक्वायर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्वायर करने के लिए वी हैव 3 ways. बाइंग द प्री रिटन सॉफ्टवेयर. बाइंग द प्री रिटन सॉफ्टवेयर मतलब पहले से ही किसी ने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर को. ठीक है, वो मार्केट में अवेलेबल है, अगर हमारे हार्डवेयर से कंपैटिबल है तो हम उसको ले लेंगे. ठीक है, और उस हार्डवेयर के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ हमें सब चीजें पता चल जाएंगी कि ड्यूरेशन कितनी है, वारंटी कितनी है, कॉस्ट कितनी है. ठीक है, तो बाइंग द प्री रिटन सॉफ्टवेयर मतलब किसी और ने बनाया है और हमारे पास एक हार्डवेयर है और वो हमारे पास कंपैटिबल है उस सॉफ्टवेयर के, तो हम ले लेते हैं. ठीक है, तो ये जैसे आप किसी ऐप स्टोर से जाके कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐसा ही है कि ऑलरेडी ऐप डिफाइंड है, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं. कई बार क्या होती है, डेमो एप्स होती हैं, उसके बाद क्या होता है, उनके एडवांस वर्जन्स को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू गिव सम मनी. ठीक है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम. और वो जो मनी होता है, कई बार ऐसा मनी डिसाइड होता है कि फॉर एवर ऐप यूज कर सकते हैं, कई बार कुछ ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप का आपके क्या है, बाइंग द प्री रिटन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं आपके पहले से जो लिखे हुए हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं. दूसरा क्या है, हैविंग द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपके पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आर एक सॉफ्टवेयर है, पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, इन्होंने क्या कर रखा है, इनबिल्ट कैपेबिलिटीज दे रखी हैं. कुछ कैपेबिलिटीज फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है, पर आप उनमें क्या कर सकते हैं, चेंज करके अपना खुद का कुछ बना सकते हैं. तो दीज आर योर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन अपने पैकेज को इन हाउस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है. उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका डाउनलोडिंग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, उनको हम फ्रीवेयर्स कहते हैं, कि आपको डायरेक्टली जाएं और डाउनलोड कर लें, उसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. जैसे एडोब की एक ऐप है, एडोब स्कैन करके एक ऐप है, पीडीएफ की एक ऐप है, वो सब चीजें क्या है, आपके फ्री सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं.
फिर हमारे एक टाइप है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, दिस इज कॉल्ड फर्मवेयर। ठीक है, तो फर्मवेयर क्या होता है? इट्स लो लेवल कंट्रोल ऑफ द स्पेसिफिक डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर। तो हमारे फर्मवेयर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्पेसिफिक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, तो हम फर्मवेयर यूज करते हैं। फर्मवेयर हमें कैसे मिलते हैं? फर्मवेयर कैन आइदर प्रोवाइड a standardized operating environment for more complex device software, allowing the hardware independence, or less complex device act as a device complete operating system, performing all the control monitoring and data manipulation function. So इसमें दो टाइप्स हैं, एक तो क्या है आपके अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो फर्मवेयर अलग से यूज करेंगे आप, और अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होंगे। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल ऑफ डिवाइस कंटेनिंग फर्मवेयर्स आर एम्बेडेड सिस्टम्स and customer application, computer and computer peripherals and etc. तो कुछ आपके इस टाइप के सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको फर्मवेयर की नीड है वहाँ पे फर्मवेयर अलग से यूज होते हैं। फर्मवेयर इज हेल्ड इन नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस सच एज रोम, EPROM एंड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो फर्मवेयर आपके कहाँ स्टोर होंगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होंगे, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रोम होती है। देन वी हैव द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आपके जितने भी टाइप के गेम्स हैं, इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं। देन वी हैव वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे स्प्रेडशीट्स हो गई, चार्ट डिजाइनिंग हो गई, PPTs डिजाइनिंग हो गई, प्रेजेंटेशंस, डेटाबेस, ये भी जितने भी हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। एक्सेल आपने किया होगा, MS एक्सेल के जितने भी टाइप्स हैं वो सब हमारे क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। नोट पैड, वर्ड पैड, ये सब भी हमारे क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें बेसिकली हमें टेक्स्ट क्रिएशन जहाँ पे करते हैं उन्हें हम वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। देन वी हैव ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो हमारे ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं, जो पेंट है और फोटोशॉप है, और मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज द कैड डिजाइनिंग, मे बी केमिकल आल्सो यूज द कैड डिजाइनिंग फॉर सम एप्लीकेशंस। मुझे आइडिया नहीं है पर आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा शायद। जो आप लोगों के प्लांट्स की डिजाइनिंग होती है वो सब भी हमारी क्या होती है? कैड में डिजाइन होते हैं। इसके बाद हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं, एनिमेशंस, वीडियोस, इंटरएक्टिविटी, ये सारे हमारे क्या हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं। फिर एड्यू एंटरटेनमेंट कहा जाएगा, जो हायर एजुकेशन में या स्कूल्स को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे बायजूस है और भी वेदांतु वगैरह जो एप्स चल रही, दिस इज कॉल्ड एड्यू एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। जब भी हम डेटा का स्टोरेज करते हैं तो वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर में ही करते हैं। ठीक है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो वो जो डेटाबेस का स्टोरेज होता है वो हम या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करते हैं, या SQL में करते हैं, या ओरेकल में करते हैं। तो ये जितने भी होते हैं वो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये कहाँ यूज होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। जैसे आपकी रिजर्वेशन सिस्टम है, या आपकी कोई इन्वेंट्री कंट्रोल है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितना भी डेटा डे टू डे बन रहा है, मतलब अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले लें या कोई भी केमिकल प्लांट ले लें, ठीक है, तो कोई भी जो भी कहीं पर भी प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन का आपको डे टू डे स्टोरेज रखना पड़ता है। तो वो जो डे टू डे आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स में, दीज आर बेसिकली मैनेज्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपके डेटाबेस मैनेज सिस्टम में क्या है? कुछ रोज होंगी, रोज से रिलेटेड आपकी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका, तो उस प्रोडक्ट का क्या नेम है, उसका क्या साइज है, क्या डायमेंशंस है। so all these things are stored in a particular software and that software is known as your database management software, जहां पर हम क्या करते हैं? अपने डे टू डे ऑपरेशंस को स्टोर करते हैं कि हमने क्या बनाया आज। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो आप ये जो आपके आप तक हमने जो डिस्कस किया वो तो टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। उसके बाद आपके इसमें जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है सिलेबस में।
तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना। हार्डवेयर को मैनेज करने के अलावा इट प्रोवाइड्स यू यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब आपके सामने एक स्क्रीन है, जैसे आप लोग मोबाइल में ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि ये पीपीटी रन हो रही है, तो एक स्क्रीन जहां पर आप टच करते हैं या जहां से आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर यूजर इंटरफेस। कि आपके यूजर मतलब कुछ ग्राफिक्स, कुछ आइकन्स आपके पास है जिनको क्लिक करके आप एक्सेस इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज यूजर इंटरफेस। ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कौन से प्रोसेस कितनी बार रन कर रहे हैं, कितनी देर तक रन करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, कौन सी मेमोरी यूज होगी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी। एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कि आउटसाइड का कोई थ्रेट है तो वो भी आप मतलब कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ वायरस आ जाता है ये सब, तो वो भी ऑटोमेटिकली कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें हम विंडोज नहीं यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज इज नॉट सच अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग यूनिक्स यूज करते हैं, जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट जो है वो मोर सिक्योर है, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन इज मोर वैल्यूएबल। अगर वो वैल्यूएबल है तो उस हिसाब से हम सिक्योर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी यूज करने पड़ेंगे। तो हम ये सारे टाइप्स, आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सबसे फर्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग टास्किंग। उसके बाद सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम एंड वर्चुअल मशीन्स। ये जो है वो आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं। अच्छा, जब से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इवैल्यूएट हुआ है, कैसे पढ़ते हो? इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ के इंग्लिश में कम मार्क्स ला रहे हो? हाँ, जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हमारे स्टार्टिंग से हम डिस्कस करेंगे। मतलब स्टार्टिंग मतलब जहां से वो इवैल्यूएट हुआ था। ठीक है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप देखें कि पुराने जो कंप्यूटर थे, जो जब मैंने जनरेशन आपको बताए थे, कंप्यूटर जनरेशन 5 टाइप की थी ना कंप्यूटर जनरेशन। तो जो इनिशियली आपके कंप्यूटर्स थे वो कैसे थे, मैकेनिकल ड्राइव से, मतलब मैकेनिकल बड़े बड़े व्हील्स यूज हो रहे थे आपके उसमें। तो उस टाइम पे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एट द एंशियंट टाइम, मतलब अराउंड पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। उसमें क्या होता था, एक बैच बनाते थे, मतलब हर जितने भी आपको सीपीयू को टास्क करने हैं उन सबको एक बैच में लिखते थे, एक बैच कार्ड बनाते थे, सारे चीजें उसमें लिखी जाती थी और उस बैच कार्ड को हम सबमिट कर देते थे, तो हमें आउटपुट भी एक साथ मिलता था। इट्स वेरी टाइम टेकिंग। ठीक है, हम एक पूल क्रिएट करते, पूल मतलब एक ग्रुप क्रिएट करते थे। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या करता था, एक ग्रुप, सारे टास्क का एक साथ ग्रुप क्रिएट होता था, उसके बाद वो पूरा बैच प्रोसेस होता था और एक साथ हमें पूरा आउटपुट मिलता था। ये हमारे वर्किंग थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इनिशियली ऑल द जॉब्स फ्रॉम द जॉब पूल आर रीड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द बैच मॉनिटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सारे कार्ड, जितने भी जॉब्स अगर किसी को करने हैं, सीपीयू को एग्जीक्यूट करने, तो क्या होंगे, सारे जितने भी जॉब्स हैं वो एक जॉब पूल में राइट होंगे, वहीं से रीडिंग होगी, वहीं से एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, और ऑल द एक्टिविटीज जो भी आपकी लोडिंग लिंकिंग जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपकी वन बाय वन होंगी, पर सारे कुछ कैसे होंगे, एक बैच के साथ। जैसे आपका एक 20 बैच है, ठीक है, 2020 बैच है आपका केमिकल इंजीनियरिंग का, तो हम आपकी क्लास एक साथ लेते हैं। तो यूजुअली ऐसा ही आप समझिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, सारी चीजों को एक साथ एक बैच में रखता था और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता था, तभी उसका नाम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये दिस इज द फ्लो डायग्राम। कैसे होता था, ये यूजर्स हैं, दीज आर द डिफरेंट यूजर्स जिनको आप सबको एग्जीक्यूट करना था। पुराने टाइम पे कंप्यूटर्स कैन नॉट बी होल्ड बाय एनी ऑफ द पर्सन, क्योंकि वो इतने कॉस्टली होते थे कि सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जिनको भी अपने कोई भी जॉब एग्जीक्यूट कराने थे वो क्या करते थे, सारे यूजर्स अपने जॉब जो है वो सबमिट कर देते थे एक ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स क्या करते थे, उन जॉब्स के बैच बना देते थे। अगर कोई बैच आपके सिमिलर है तो बैच 1 में कर देते थे, अगर कोई बैच आपके डिसिमिलर है तो मतलब टास्क आगे अगर एक से है तो एक बैच में लिख देते थे, और दूसरी साइड है तो दूसरे बैच में लिख देते थे। ऐसे ही करके वो बैच डिफरेंट डिफरेंट बैच बना देते थे। ठीक है, जैसे हमारे पास
एक ही टाइप की इंजीनियरिंग का एक बैच है, मैकेनिकल का दूसरा बैच है, कंप्यूटर्स का दूसरा बैच है, ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑपरेटर क्या करता था कि डिफरेंट बैच बनाता था, वो बैच हमारा कंप्यूटर को जाता था और कंप्लीट बैच जो है वो प्रोसेस होकर आउटपुट मिल जाता था। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग कैसे होती है? ट्रेडिशनल फाइल सबमिट में हम कैसे करते हैं, सबमिट करते हैं जॉब को, जॉब क्यू जाता है, मेमोरी एलोकेशन होता है, फिर प्राइमरी मेमोरी में जाता है, प्रोसेस शेड्यूलर, फिर प्रोसेसर मिल जाता है और जॉब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बैच में क्या होता है कि पूरी एक जॉब की जगह एक बैच फाइल होती है, फिर बैच क्यू होता है, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाता है, फिर पूरा बैच प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर प्रोसेसर में जाएगा, वहां से पूरा बैच कंप्लीट जॉब एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमारा सिंगल जॉब प्रोसेस हो रहा है, इसमें हमारा पूरा कंप्लीट बैच प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। So there are certain problems with batch system. The system does not provide any opportunity for user to intervention during the job execution. All job executed for the first time, first serve basis, and there is no scope for providing the priority of the jobs. ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। अभी क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जॉब्स को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, शेड्यूलिंग करते हैं, कौन सा लॉन्ग किसका इंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसके में कम लग रहा है। पर जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, अगर जॉब 1 पहली पोजीशन पे लिखा तो वही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जॉब 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जॉब 3 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे जॉब 1 हो रहा है, अगर वो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है तो हमारा प्रोसेसर क्या है, उस समय हमारे प्रोसेसर जो है वो खाली बैठा है, क्योंकि हमारा जो जॉब 1 है उसको सबसे पहले इनपुट चाहिए, तो वो पहले इनपुट करेगा, फिर सीपीयू में जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर उसका आउटपुट आएगा, फिर जॉब 2 की बारी आएगी, ऐसे करके। तो हमारा जो यूपी सीपीयू था उसकी जो टाइम था वो कुछ टाइम आइडियल हो जाता था, ठीक है। तो दैट इज नॉट वेरी इफिशिएंट वन। दूसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू और मेन मेमोरी। तो बैच सिस्टम में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जैसे हमारे पास कई सारे जॉब्स थे पर वो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो हमारा सीपीयू जब कोई दूसरा जॉब आयो मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे थे तो सीपीयू जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए, सीपीयू को और मेन मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए हमने नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि अगर कोई आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट यूज कर रहा है तो दूसरा प्रोग्राम आपका सीपीयू को यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके मल्टी प्रोग्राम वो आपके एक साथ एग्जीक्यूट होंगे पैरेलली। अगर एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है तो दूसरा प्रोग्राम आपका सीपीयू को यूज करके अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे होता है। जैसे आपका ये सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब हार्ड डिस्क है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, राइटिंग द डेटा ऑन द डिस्क, ठीक है। और ये हमारे आईओ ऑपरेशंस हैं। और मेन मेमोरी में हमारे देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, ठीक है। तो जॉब बी जो है वो करेंटली इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सीपीयू, और जॉब सी जो है वो वेटिंग फॉर द सीपीयू है, और जो जॉब ए है वो राइटिंग मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है। तो देखिए मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। बी जो है वो करेंटली सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, ए जो है वो डिस्क पे राइटिंग कर रहा है, आईओ ऑपरेशन मतलब इनपुट आउटपुट मेमोरी से रीडिंग कर रहा है, और सीपीयू जो है वो वेट कर रहा है, मतलब जॉब सी जो है वो वेट कर रहा है नेक्स्ट सीपीयू के लिए। तो इस तरीके से जो है वो आपके जो सीपीयू है वो भी आइडल नहीं रहता। एक जॉब अगर रीडिंग राइटिंग कर रहा है तो दूसरा जॉब जो है वो आपका उस टाइम पे सीपीयू को यूटिलाइज कर लेगा। इस तरीके से आपके मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। उसके बाद भी हैव द टाइम शेयरिंग। टाइम अगर आप इसको सीक्वेंस में देखेंगे ना तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दूसरे वाले से एडवांस होता चला जा रहा है। जो टाइम शेयरिंग था, टाइम शेयरिंग में अभी क्या था कि यूजर एक ही था, आपके जो प्रोग्राम्स थे वो कई सारे थे, मल्टीपल प्रोग्राम थे। पर टाइम शेयरिंग में क्या होगा, एट अ टाइम बहुत सारे यूजर भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रोग्राम तो मल्टीपल होंगे ही,
पर यूजर्स के भी टाइम्स अलॉट हो जाएंगे कि अगर हमने 30 मिनट्स दे रखे हैं एक यूजर के लिए, 30 मिनट्स इज अ ह्यूज टाइम। बट अगर आपके कई बार हमारे एक सिस्टम से ही कई सारे और मॉनिटर कनेक्टेड होते हैं तो हम उनके बीच में स्विचिंग ऑफ द यूजर कर देते हैं कि एक टाइम स्पैम के लिए यूजर 1 है तो दूसरे टाइम स्पैम के लिए यूजर 2 जो है वो आपका वर्किंग करेगा। दिस इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब वो एक यूजर से दूसरे यूजर में इजिली स्विच कर देगा। मतलब एक टाइम डिसाइडेड होता है कंप्यूटर का कि इतने टाइम के लिए यूजर 1 यूजर रिसोर्सेज यूज करेगा, फिर इतने टाइम के लिए यूजर 2 यूजर रिसोर्सेज यूज करे कंप्यूटर के। देख लीजिए इसमें क्या है, ये सीपीयू है आपका। सीपीयू देखिए स्विच कर रहा है ऑपरेशन। करेंटली इट इज ऑन द यूजर नंबर 5। ठीक है, जब इसका टाइम अप हो जाएगा तो यूजर 6 पे चला जाएगा, फिर यूजर 1 पे आ जाएगा, फिर यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके हमारा क्या है, सीपीयू जो है वो बार बार एलोकेट होता जाएगा डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को। एंड द टाइम ऑफ स्विचिंग इज सो फास्ट कि हर एक यूजर क्या है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, कि एक्सेस करने की उसको ये नहीं पता चल पाता कि सीपीयू हमें एलोकेट हो रहा है या नहीं। जितने टाइम में वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है सीपीयू स्विच होकर उस तक पहुंच जाता है सीपीयू असाइनमेंट के लिए। दिस इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे आपके डिफरेंट यूजर्स के बीच में क्या है, सीपीयू का टाइम शेयर करते हैं। खाना खाने के जाना है, दोपहर में क्या है खाने जाओगे? Hassan Javed is the most disturbing element in the class. हसन जावेद को मैं बहुत बार ऑब्जर्व कर चुकी हूँ। आई थिंक ही लीव्स द मीटिंग, बट जो है कि कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हसन जावेद का जो है वो माइक अनम्यूट रहता है और पीछे से वो बातें करते ही चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से मैं आपको कल डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अभी आप ये देख लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी हमने 3 टाइप डिस्कस करे। सबसे पहले बैच था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि आपके जितने भी जॉब्स होंगे वो एक साथ क्लब होंगे और उस क्लब होने के बाद वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपका सीपीयू जो है वो आइडियल पड़ा रहेगा। ठीक है, और मेन मेमोरी भी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होगी। उसके बाद जो अपग्रेडेशन हुआ वो मल्टीपल प्रोग्राम में हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ कि आपके जो प्रोग्राम से कुछ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो कुछ प्रोग्राम आपके सीपीयू को यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसके बाद एक और एडवांसमेंट हुआ टाइम शेयरिंग, जो आपके डिफरेंट यूजर्स को भी सीपीयू एक्सेस करने के लिए एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। कि सीपीयू का जो एलोकेशन है वो कुछ सेकंड के लिए यूजर 1 पे है, फिर कुछ सेकंड के लिए यूजर 2 पे, मतलब पैरेलली सीपीयू एलोकेट होके सारे यूजर्स के टास्क को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे मल्टी यूजर्स वाला, है ना, ऑन द नेक्स्ट टर्न। दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कोई पूछ ले। ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग।